अनुराग अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं खास हूं? पर क्यों? यक्षिणी अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, खामोश बैठी रहती है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ सोच रही थी और उसी सोच में वो पूरी तरह खो चुकी थी, जैसे वो उस घड़ी के बारे में सोच रही हो जब उसे अनुराग को अपना शिकार बनाना होगा, उसे मारना होगा। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछता है, तुम ऐसे चुप क्यों हो गई यक्षिणी? बताओ ना, मैं खास क्यों हूं? ऐसा क्या है मुझ में? यक्षिणी अनुराग को देखते हुए जवाब देती है, जब तुम बड़े होगे लेखक बाबू, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम खास क्यों हो। अभी बस तुम इतना जान लो कि तुम खास हो, खास नहीं बल्कि बहुत खास। तुम वो शख्स हो जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। अनुराग यक्षिणी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बचकानेपन से बोल पड़ता है, मैंने कहा ना तुमसे मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुम मुझे ये बार बार मैं छोटा हूँ मत बोला करो। तुम ना मुझे बताओ मैं खास क्यों? अनुराग ने अपने जिस हाथ में सेब पकड़ा हुआ था, यक्षिणी उसी हाथ को पकड़ते हुए अनुराग की कलाई को अनुराग को ही दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारी कलाई पर निशान देख रहे हो तुम? ये निशान तुम्हें खास बनाते हैं। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही अनुराग के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, अनुराग तुरंत अपना सिर राइट साइड घुमाता है और देखता है कि दरवाजा और किसी ने नहीं बल्कि दिलीप ने खोला था। दरवाजे पर दिलीप खड़ा हुआ था, जो कि पहले से ही गुस्से में लग रहा था। दिलीप अनुराग को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, तू किससे बातें कर रहा था? जैसे ही दिलीप अनुराग से ये सवाल पूछता है, अनुराग अपनी नजरें सामने करता है और वो देखता है कि एक पल पहले जो उसके सामने यक्षिणी बैठी हुई थी वो अब गायब हो चुकी थी। अनुराग समझ जाता है कि यक्षिणी वहां से जा चुकी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही करती थी। जब भी अनुराग और उसके बीच कोई दूसरा व्यक्ति आता था, वो वहां से गायब हो जाती थी। यक्षिणी हमेशा बस अनुराग को ही मिलती, उसी से बातें किया करती थी, जैसे यामिनी युग को मिला करती थी। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, वो घबराया हुआ अपने आसपास नजरें घुमाते रहता है। दिलीप गुस्से से भन्नाते हुए फिर उससे पूछता है, बोल किससे बातें कर रहा था तू? अनुराग झूठ बोलने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए कहता है, किसी से भी तो नहीं भैया। अनुराग को हकलाते हुए देख दिलीप समझ जाता है कि अनुराग उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि अनुराग को झूठ बोलना नहीं आता था। जब भी वो झूठ बोलने की कोशिश करता था, वो हकलाने लग जाता था। दिलीप तेजी के साथ कमरे के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहता है, तू झूठ बोल रहा है ना मुझसे? झूठ बोल रहा है? रुक जा, अभी बताता हूँ मैं तुझे, आज तो तेरी खैर नहीं। यही सब कहते हुए कमरे के अंदर चारों तरफ किसी को ढूंढते हुए दिलीप कमरे के अंदर कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसकी नजर अनुराग के आसपास फर्श पर फैले 20-25 सेब पर पड़ती है, जो यक्षिणी ने अपनी जादुई शक्तियों से अनुराग को दिए थे, जो उसके जाने के बाद भी नहीं गए थे। दिलीप उन सेबों को देखते हुए कहता है, ये सेब, ये इतने सारे सेब कहाँ से आए तेरे पास? अनुराग घबरा जाता है, उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो दिलीप को क्या जवाब दे। वो इतना तो जानता था कि अगर वो दिलीप को सच भी बता देगा तब भी दिलीप उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो मासूम बच्चे की तरह चुपचाप बिदक कर खड़े रहता है। दिलीप फिर अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये बुद्ध बनकर क्या खड़ा है? तू बताता क्यों नहीं ये इतने सारे सेब कहाँ से आए तेरे पास? अनुराग चुप ही खड़ा रहता है, अपने होंठ जरा से भी नहीं हिलाता है। दिलीप अनुराग को गुस्से से घूरते हुए कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी ना, तू अपना मुंह नहीं खोलने वाला, और मुझे अच्छे से पता है तेरा मुंह कैसे खुलवाना है। इतना कहकर दिलीप अनुराग के दोनों कान एक साथ पकड़ता है और उसे कसकर मरोड़ने लग जाता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, भैया क्या कर रहे हो? कान छोड़िए भैया, दर्द हो रहा है। दिलीप की ये पुरानी आदत थी, जब भी उसे अनुराग को सताना या मारना रहता था, वो सीधे अनुराग के दोनों कान मरोड़ने लग जाता था। अनुराग फिर कहता है, भैया दर्द हो रहा है, छोड़िए भैया छोड़िए। दिलीप अनुराग के कान मरोड़ते हुए ही कहता है, दर्द हो रहा है तो बताता क्यों नहीं ये सेब कहाँ से आए तेरे पास? अगले पल दिलीप के दिमाग में कुछ आता है और वो अनुराग पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, चोरी, तूने चोरी करी ना? अनुराग तुरंत अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए कहता है, नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं करी। दिलीप आक्रोश में ही जवाब देता है, अगर तूने चोरी नहीं करी है तो फिर कहाँ से आए तेरे पास इतने सारे सेब? बताता क्यों नहीं? अनुराग और दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि जब तक वो दिलीप को कुछ जवाब नहीं देगा, वो उसके कान नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही मरोड़ते रहेगा। अनुराग दिलीप को सच बताते हुए दर्द से कराते हुए कहता है, बताता हूँ भैया, सब सच बताता हूँ, ये सेब मुझे यक्षिणी ने लाकर दिए हैं। यक्षिणी का नाम सुनते ही दिलीप का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से से आग बबूला होने लग जाता है।
दिलीप और कसकर अनुराग के कान मरोड़ते हुए कहता है, तू फिर झूठ बोल रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा। अनुराग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए, यक्षिणी यहाँ पर आई थी, उसी ने मुझे खाने के लिए सेब दिए थे, मुझे भूख लगी थी तो। दिलीप आग बबूला होते हुए कहता है, अगर यक्षिणी यहाँ पर आई थी तो कहाँ गई, वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। अनुराग बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है, वो चली गई भैया, आपको देखकर वो चली गई। दिलीप अनुराग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा, मुझे देखकर चली गई, मैं कोई राक्षस हूँ जो वो मुझे देखकर चली गई। अनुराग चुप खड़ा रहता है। दिलीप अपने अंदर की सारी भड़ास अनुराग पर निकालते हुए कहता है, तुझे फिर पागलपन के दौरे पड़ने लग गए ना पागल, साले, एक तो तू चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। पिताजी ने तुझे सजा दी थी ना, कहा था आज तू कुछ नहीं खाएगा, फिर तूने सेब कैसे खाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी की बात नहीं मानने की, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर दिलीप अनुराग के गालों पर तमाचे मारने लग जाता है। अनुराग दर्द से कराते हुए ब्रिजेश्वर को आवाज लगाते हुए कहता है, बचाइए बचाइए पिताजी, बचाइए भैया, मुझे मार रहे हैं। दिलीप अनुराग को तमाचे मारते हुए ही कहता है, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचाने वाला पागल, बुला ले जिसे बुलाना है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला आज। दिलीप अनुराग को मार रहा था और अनुराग चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। उन दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि नीचे से ब्रिजेश्वर और वैजयंती भी ऊपर पहुंच जाते हैं। जब ब्रिजेश्वर दिलीप को अनुराग को मारते हुए देखता है तो वो भी गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो तुरंत दिलीप पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है दिलीप, तू छोड़ अनुराग को। दिलीप अनुराग को मारना तो बंद कर देता है पर उसका कान नहीं छोड़ता है। ब्रिजेश्वर अनुराग को घूरते हुए कहता है, दिलीप, मैं कहता हूँ छोड़ अनुराग को। जब दिलीप ब्रिजेश्वर का गुस्से से लाल चेहरा देखता है तो तुरंत अनुराग के कान छोड़ देता है। वैजयंती हड़बड़ाहट के साथ अनुराग के पास जाती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है, उसे प्यार से दुलारने लग जाती है। ब्रिजेश्वर दिलीप पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब क्या है दिलीप, अपने छोटे भाई को क्यों मार रहा था तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को मारने की। दिलीप डरते हुए कहता है, इसने चोरी करी पिताजी, चोरी। ब्रिजेश्वर हैरानी के साथ कहता है, चोरी, किस चीज की चोरी। दिलीप तुरंत नीचे से सेब उठाकर ब्रिजेश्वर को दिखाते हुए कहता है, ये सेब की पिताजी, चोरी करी तो करी, इसने नियम भी तोड़ा, आपने इसे सजा दी थी ना कि ये शाम तक कुछ नहीं खाएगा, देखिए इसने सेब खा लिए, वो भी आपसे पूछे बिना। ब्रिजेश्वर अनुराग का पक्ष लेते हुए कहता है, एक सेब खा लिया तो क्या हो गया, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया ना, इतनी सी बात के लिए अपने छोटे भाई को इस तरह कोई मारता है क्या। जब ब्रिजेश्वर दिलीप पर चिल्लाता है तो दिलीप का रोने जैसा मुंह हो जाता है। दिलीप नाराजगी के साथ कहता है, पिताजी, आप हमेशा इसी का पक्ष लेते हैं, इसे कुछ कहते ही नहीं है, एक तो इसने नियम तोड़ा, सजा का पालन नहीं किया, मैंने इसे उसका दंड दिया तो आप उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। ब्रिजेश्वर कहता है, हाँ, क्योंकि इसने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मैंने इसे शाम तक कुछ भी खाने के लिए मना किया था और अब रात हो चुकी है तो सजा भी खत्म हो चुकी है, समझा तू। दिलीप पलटकर कुछ नहीं कहता है। ब्रिजेश्वर के सामने अभी भी उसका मुंह नहीं खुल रहा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उन नम आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ब्रिजेश्वर दिलीप को अच्छे से समझाते हुए कहता है, अब बड़ा हो गया है तू, आज ही तेरी माँ और मैं तेरे लिए लड़की देख कर आए हैं, वो हमें पसंद आ गई है, अगले महीने शादी है तेरी। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पिताजी। ब्रिजेश्वर गुस्से के साथ कहता है, शादी नहीं करनी है तो क्या करना है, यूं ही जिंदगी भर अपने छोटे भाई से लड़ते रहना है, उसे यूं बेरहमी से मारते रहना है। दिलीप खामोश रहता है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, उल्टा शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। ब्रिजेश्वर आगे कहता है, लड़की अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, वो तो तेरी किस्मत अच्छी है इसलिए इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, वरना वो भी नहीं मिलती। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, पर पिताजी। दिलीप अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ब्रिजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, परवर क्या, मैं तुझसे कुछ पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, समझा। अगले महीने जानकी के साथ शादी है तेरी, तो ये अपने छोटे भाई पर रौब जमाना छोड़ और कोई काम धंधा कर ले अच्छा सा, मैं उम्र भर नहीं पालने वाला हूँ तुझे। दिलीप चुप ही खड़ा रहता है। वो शांति के साथ ब्रिजेश्वर की बातें सुनते रहता है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो इस रिश्ते के खिलाफ था। रिश्ते की क्या, उसे तो शादी ही नहीं करनी थी। वैजयंती भी ब्रिजेश्वर की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ दीपू बेटा, जानकी अच्छी लड़की है, मैं खुद तेरे पिताजी के साथ उसे देखने गई थी, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। अनुराग फिर अपने बचकानेपन के साथ बोल पड़ता है, दिलीप भैया की शादी हो रही है, मतलब वो घोड़े पर बैठेंगे, मुझे भी घोड़े पर बैठना है। अनुराग के ये बोलते ही दिलीप उसे घूरने लग जाता है।
वैजयंती प्यार से अनुराग के गाल सहलाते हुए कहती है, अभी नहीं अनुराग बेटा, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर मैं खुद तुम्हें घोड़े पर बैठाऊंगी। दिलीप खामोशी के साथ ब्रजेश्वर और वैजयंती की बातें सुनता रहता है। उसके पास उन दोनों की बातें मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। दिलीप कुछ देर तक उन दोनों की बातें सुनते रहता है। उन दोनों के कई बार समझाने पर दिलीप जानकी से शादी करने के लिए आखिरकार तैयार हो ही जाता है। वो हाँ तो बोलता है पर नाराजगी के साथ, और उसी नाराजगी के साथ वो उस कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही वैजयंती की नजर कमरे के अंदर पड़े सेब पर पड़ती है और वो उन सेब को देखते हुए कहती है, इतने सारे सेब कहाँ से आ गए? घर में तो सेब ही नहीं थे, फिर तुम्हारे पास सेब कहाँ से आया अनुराग बेटा? अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, ये सेब ना मुझे माँ सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।